हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक अंतरा भाग 2 का चौथा अध्याय हमारा है केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित बनारस और दिशा। ये दो कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करी हैं। जो पहली कविता है वो बनारस को प्रदर्शित कर रही है हमारे सामने कि बनारस कैसा है, और दूसरी जो कविता है दिशा वो बता रही है बच्चों के मन को कि किस तरीके से बच्चों के मन दिशा को परिलक्षित करते हैं, कि कैसे बताते हैं कवि को कि दिशाएं किस ओर हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहली कविता हमारी बनारस क्या है। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा यह मडुवा डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। अर्थात क्या है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने इस शहर अर्थात बनारस में बसंत को आते देखा है, और जब बसंत आता है तो क्या होता है मैंने देखा है। यहाँ लहर तारा और मडुवाही जो है वहां बनारस की जगहों के नाम हैं, वहां पर मोहल्ले हैं ये। तो वहां से जो है एक बवंडर उठता है, अर्थात जो है एक सौम्यता सुभरता का एक बवंडर टाइप का उठता है, और ये अपने साथ धूल उड़ाता है। अर्थात जो हवाएं चलती हैं वो धूल उड़ाती हैं, अपने साथ खुशबू लाती हैं, और इस तरह पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। मतलब पुराना शहर भी इस वसंत की मदमस्तता में मस्त हो जाता है। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। केदारनाथ सिंह जी ने इन पंक्तियों में बसंत रूपी प्रसन्नता के आगमन का निरूपण किया है। कवि बनारस में ऋतु परिवर्तन के साथ होने वाले बदलावों का विवेचन करते हुए कह रहे हैं कि बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है, जिसके लिए शहर पहले से तैयार नहीं होता। वसंत आने के साथ ही वहां विशिष्ट संस्कृतियों के लिए ख्याति प्राप्त लहरतारा और मडुवा डीह में विशेष रूप से गतिविधियां बढ़ जाती हैं, और संपूर्ण शहर भावी समृद्धि और प्रसन्नता हेतु लालायित हो जाता है। ये दोनों ही सांस्कृतिक में सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां दोनों जगहों पे सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। वहां पूजा पाठ अर्चना वसंत के आने पे जो होती है वो सभी चीजें, और इन सब चीजों से पूरा शहर ही जो है वो लाभान्वित होता है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता पचखियां। आदमी दशश्मेध पर जाता और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है, सीढ़ियों पे बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का नीचाट खालीपन। तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जब बसंत आया है तो जिन लोगों के पास में पूरा शहर जो है सुबुगाने लगता है, मतलब क्रियाशील हो जाता है, तो जिनके पास कुछ है देने को वो लोगों को दान यानी दान दक्षिणा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जिनके पास देने के लिए है वो सभी दूसरों को दान देने लगते हैं। और आदमी दशश्मेव घाट यानी घाट का नाम है मेद घाट, वहां पर जब आता है, वो घाट बहुत ही पुराना घाट है, वहां पर जब आते हैं तो मनुष्य ही नहीं, वहां के पत्थर बंदर यहां तक कि भिखारी भी उनका स्वरूप बदला होता है। बंदरों की आंखों में नमी होती है, यहाँ के पत्थर मुलायम लगने लगते हैं। मतलब घाट मौसम की वजह से यहाँ के घाट के पत्थर भी क्या मुलायम लगने लगते हैं, और यहाँ के जो भिखारी होते हैं इनके कटोरों में जो खालीपन होता है वो भी धीरे धीरे भरने लगता है। आगे देखते हैं इनका भावार्थ। इन पद्यांश की में आकांक्षा पूर्ण होने का भाव है, मतलब जब मौसम बदला है तो इन सभी की आकांक्षाएं पूरी होंगी, ये जिस भाव को बताया गया। कवि कह रहे हैं जिसको प्राप्ति की इच्छा है वह उत्सुकता से लेने की प्रतीक्षा करने लगता है, जो प्रदाता है वो प्रदान करने लगता है। इस परिवेश में व्यक्ति जब प्रसिद्ध दशश्मेध घाट पर जाता है तब उसे अनुभव होता है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं वरन पशु
व निर्जीव पत्थर भी परिवर्तन की अनुभूति कर रहे हैं। मतलब अब परिवर्तन हो रहा है। सीढ़ियों में बैठे बंदरों की आंखों में नमी है और खाली पात्र लिए भिक्षुओं के चेहरे में चमक है और अब वह आशान्वित है। मतलब उनकी आंखों में चमक है और आशा है कि लोग अब आएंगे और उनके कटोरों का खालीपन भर जाएगा। आगे की पंक्तियां, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। तो यहां पर उन्होंने बताया, क्या तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यानी भिखारी के लिए वसंत का आगमन तभी है जब उसके कटोरों में उसको भिक्षा मिलेगी, खाने के लिए मिलेगा, तभी उसके लिए अच्छा दिन है। जब उसे मिले तब उसके लिए बसंत है। तो इसी तरह यानी कि भरे हुए कटोरों यानी आशा के साथ इस शहर का जीवन खुलता है, अर्थात शुरू होता है, दिन शुरू होता है और खाली होता है यह शहर इस तरह रोज रोज एक अनंत शव पे। और एक घाट है जहां पर शव भी जलाए जाते हैं। तो जिस तरीके से आशा यानी कि जो भिखारी हैं उनके कटोरे भर रहे हैं, आशाओं के साथ इस शहर का दिन शुरू हुआ और जो रोज रोज या जो शव आते हैं घाट पर जलते हैं, उसी तरह इस शहर का शाम ढलती है। ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई, और अंधेरे कंधों से वो शव आते हैं कहीं ना किसी गली से। भाई घाट है, गलियां तो होंगी ना, तो गली किसी अंधेरी गली से वो शव चले आते हैं रोज गंगा की तरफ जलने के लिए, गंगा में प्रवाहित करने, यहां पर जलने के लिए। तो अब इसकी व्याख्या क्या है? इस पंक्ति में कवि अभिव्यक्त कर रहे हैं कि भिखारियों के पात्र में धन इत्यादि भरना उनके लिए वसंत के समान ही है। भिक्षुओं का जीवन निर्वाह इन्हीं कटोरों की रिक्तता और भरे होने पर निर्भर करता है। कवि कह रहे हैं बनारस का जीवन चक्र भी कुछ इसी से है, जो कि इच्छाओं की पूर्ति होने के साथ शुरू होता है और शाम तक जलते शवों के समान खाली हो जाता है। अर्थात जीवन का प्रारंभ और अंत बनारस के घाटों पर स्पष्ट दिखाई देता है। जहां भिखारियों के कटोरों में दक्षिणा पड़ती है तो वो खुशी से जीवन का आरंभ दिखाई पड़ता है, तो दूसरी तरफ शवों का जलना ये बताता है कि ये जीवन का अंत है। तो शुरुआत और अंत दोनों ही हम बनारस के घाटों पर देख सकते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने का सामूहिक लय है। दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी। तो यहां पर क्या बताया कवि ने कि यहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं है, आपाधापी नहीं है, आधुनिक जीवन का जो है धक्का मुक्की नहीं है। यहां पर जो कुछ भी घटता है बहुत धीरे धीरे अपनी लय में होता है। जैसे क्या है, इस शहर में धूल भी धीरे धीरे उठती है, अर्थात यहां पर शहर दिन का शुरुआत धीरे धीरे होता है, अर्थात धूल भी इतनी, भाई लोग चलेंगे होगा तो धूल उड़ेगी इतनी, तो यहां पर सभी धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए यहां पर धूल नहीं, अर्थात लोग यहां पर बहुत जल्दी में नहीं रहते। धीरे धीरे यहाँ पर मंदिरों और घाटों पर भी घंटे बहुत ही मध्यम ध्वनि में बजते हैं और शाम भी यहाँ बहुत धीरे धीरे घटती है। मतलब किसी भी चीज की यहाँ जल्दबाजी इस शहर में नहीं दिखाई देती है। यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने की सामूहिक लय है। तो यहाँ जो कुछ भी धीरे धीरे हो रहा है ये किसी एक की मर्जी से नहीं, सभी का सामूहिक रूप से यहाँ पर धीरे धीरे घटित हो रहा है, सभी की मर्जी से वो धीरे धीरे घटित हो रहा है। दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी। और ये धीरे धीरे घटित होना ही क्या है, ये पूरे शरीर को आपस में बांधे हुए कि यहां पर किसी भी चीज का पतन इतनी आसानी से नहीं होता, कोई भी चीज बहुत जल्दी समाप्त नहीं होती, नहीं घटती, क्योंकि यहां पर हर एक चीज में कोई भी जल्दबाजी नहीं है कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है,
कि गंगा वही है कि वहीं पर बंधी है नाव की, वहीं पर रखी तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। तो कह रहे हैं यहां पर सब कुछ धीरे धीरे घटता है और सैकड़ों सालों से हर एक चीज अपनी जगह पर निश्चित है। कोई भी चीज जहां है वहीं पर है, उसका स्वरूप कभी नहीं बदला। कि गंगा नदी जहां से बहती थी वहीं पे आज भी बह रही है, और नाव जहां पर बंधती थी वहीं पर आज भी बंध रही है, और तुलसीदास की खड़ाऊ जहां पहले थी वहां आज भी लोग रखे हुए लोगों को आशीर्वाद दे रही है और भक्ति का स्वरूप प्रदान कर रही है। तो देखते हैं इसका भावार्थ। कवि इस काव्यांश में बनारस के जीवन की स्थिरता और मंद गति की निरूपित कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि बनारस की प्रकृति धीमे गति से जीवन सुकून से समृद्ध है। यहाँ मनुष्य ही नहीं बल्कि पर्यावरण व कण कण धीमी गति से बढ़ता है। यानी जो कुछ भी यहाँ, मनुष्य ही नहीं प्रकृति भी बहुत धीमे धीमे हर कार्य को संपन्न करती है। यहाँ धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग भी बेतहाशा दौड़ या गला काट प्रतिस्पर्धा में भागीदार नहीं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वह धीरे धीरे चलते हैं। मंदिरों के घाटों में जो घंटे बजते हैं वो सभी धीमे धीमे बजते हैं, मधुर हैं। शाम भी मध्यम गति से होती है और सभी सुकून से भरे हुए हैं। कवि कहते हैं कि यह धीमापन इस शहर की प्रवृत्ति तथा खूबसूरती है। यह धीमापन बनारस को स्थिर किए हुए है और एक सूत्र में बांधे है। मतलब सभी स्थिरता बनी हुई है, इनका आधुनिकरण नहीं हुआ है। जो पौराणिक चीजें हैं वो अपनी जगह स्थिरता में आज भी बनी हुई हैं। इस शहर में कुछ गिरता नहीं, अर्थात यहाँ पतन नहीं होता, परिवर्तन नहीं है। हर वस्तु विचार अपने मूल पर सुरक्षित है। परिवर्तन ही, जो चीजें जहां सैकड़ों सालों से हैं वहीं पे, अर्थात जो है गंगा वही है, नाव वही है, तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी एक ही स्थान से लोगों को भक्ति की प्रेरणा दे रही है। तो जो चीजें हमेशा से, मतलब यहाँ पर कोई आपाधापी, कोई जल्दी नहीं। शहर की मध्यम गति, प्रकृति की मध्यम गति, इस जो है पंक्तियों में इन्होंने हमें बताई है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में। तो कहते हैं कभी इस शहर में सांझ के समय घुसो, अचानक घुसो, तुम प्लान नहीं, कभी अचानक घुसो तो भी तुम यहां कोई परिवर्तन नहीं देखोगे। ये शहर अपनी गति से चलता है। मतलब यहाँ की आरती का जो ध्वनि है, जो प्रकाश है, ये अपनी, मतलब अचानक भी तुम यहाँ आओगे तो तुम इस शहर की वही गति, वही आलोक, वही मध्यम चीजें पाओगे। अचानक देखो, इसकी बनावट में कुछ भी अंतर नहीं है। ये आधा जल में है, अर्थात ये आधा गंगा नदी के प्रभाव में है, गंगा नदी की भक्ति में है। आधा मंत्रों में है, अर्थात ये आधा मंत्रों में डूबा हुआ है। ये आधा फूल में है, अर्थात जैसे फूल की खुशबू होती है, कोमलता है, आधी कोमलता को बनाए हुए है। उसी तरह आधा शव में है, जो यहाँ के जलते हुए शव हैं, आधा उन जलते हुए शवों में हम देखते हैं इस बनारस को। आधा नींद में, अर्थात ये आधा सोया हुआ है। आधा शंख में है, अर्थात आधा शंख की आवाज से जागृत है। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी, अर्थात ये संस्कृति का आप मिला जुला रूप देखोगे। आप इसको आधा हर जगह पाओगे, लेकिन तब भी ये आधा नहीं, पूर्ण है। आप आधा नदी में देखोगे, आधा शव में देखोगे, लेकिन तब भी ये बनारस अपनी संस्कृति में संपूर्ण है। अब भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है इस अंश में बनारस के दार्शनिक पक्ष को उजागर करता है, यानी कि यहां पर आप क्या क्या चीजें देखेंगे। केदारनाथ जी कह रहे हैं कि ढलती शाम के समय आरती की रोशनी में वाराणसी की बनावट अलौकिक प्रतीत होती है। यह शहर आधा जल में, अर्थात गंगा की संस्कृति से ओतप्रोत है, आधा मंत्र में यानी भक्ति में डूबा हुआ है, आधा शंख में यानी कि वेद मंत्रों में डूबा है।
शिक्षा में रचा बसा है और आधा शव में अंतिम सत्य के दर्शन कराता है। यानी कि शव जब जलते हैं तो हमें सत्य, हमारे जीवन के सत्य को परिलक्षित करता है। तथा फूल सिंगार को व आधा नींद में डूबा बनारस की बेफिक्री को दर्शाता है। मतलब ये बेफिक्र शहर है, किसी चीज की चिंता नहीं इसको। वास्तव में बनारस के गूढ़ दर्शन किए जाएं तो वह आधा है और आधा नहीं। बनारस सतत पूर्णता की ओर अग्रसर है और पूर्ण नहीं भी। मतलब वो अभी पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है और पूर्ण नहीं है। यानी कि इसमें आप जाएंगे जब इस शहर में तो आप हर एक चीज में पाएंगे कि कहीं एक तरफ वो संस्कृति में डूबा है तो दूसरी तरफ अंतिम संस्कार आपको बताता है कि ये जीवन का सत्य है। एक तरफ फूलों से सजा घाट है तो दूसरी तरफ आधा मंत्रोच्चारण में डूबा शहर है। तो मतलब आप हर जगह उसको बटा बटा सा देखेंगे, पाएंगे कि ये आधा है लेकिन ये अपनी जगह, हर जगह ये पूर्ण है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है। राख और रोशनी के ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। तो यहां पर इन शहरों को किन किन खंभों ने, स्तंभ मतलब किन किन खंभों ने इस शहर को थाम रखा है, क्या दिया है? जो है यहां पे इस शहर में जो कुछ भी है वो सब कुछ खड़ा हुआ है, सब कुछ है बिना किसी खंभों के। मतलब वास्तविक रूप में कोई खंभे नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप में जिन्हें इस शहर ने थाम रखा है, जिसको इस शहर ने अदृश्य रूप में जिन खंभों ने इसको थाम रखा है, वो अदृश्य खंभे क्या हैं? क्या हैं? वो है राख और रोशनी के ऊंचे स्तंभ। यानी कि इस बनारस की जो उज्जवलता है, दार्शनिकता है, उसने इस शहर को थामा है। शव से उठते हुए धुएं, उनके राख को इस शहर ने थामा है। आग ने थामा है, अर्थात जो आग उस चिता में जल रही है उसने इस बनारस को थाम के रखा है। और पानी ने, अर्थात गंगा के जल ने इस शहर की संस्कृति को थाम के रखा है। धुएं ने, यानी कि शव से उठते धुएं ने इस जो है शहर को थामा है। खुशबू ने थामा है, चारों तरफ फैले इस शहर की खुशबू ने इसको थामा है। आदमी के उठे हुए हाथों ने इसे, बनारस में रहने वाले लोगों की संस्कृति सभ्यता के हाथों ने इस शहर को थाम के, मतलब इस शहर का अस्तित्व किनकी वजह से बना है, ये सारी चीजें हमें इस पाठ में, इस अंश में बताई जा रही हैं। किसी अलक्षित शूर को देता हुआ अर्ध, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पे खड़ा ये शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। तो अब ये अंतिम पंक्ति में क्या बता रहे हैं? जैसे एक साधु जब साधना करता है तो एक टांग पे खड़ा होता है, उसको ये एहसास ही नहीं रहता कि उसके पास दूसरी टांग भी है। तो उसी तरीके से ये शहर क्या है? ये जैसे कि एक सूर्य होता है, उसको अर्ध दे रहा है एक टांग पे खड़े होकर एक सन्यासी। उसी तरीके से ये जो घाट है, ये जो शहर है, ये अपनी एक टांग पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, सबको अपना रहा है, और उसकी दूसरी टांग कहाँ है? वो उससे बेखबर है। अर्थात वो अपनी दूसरी टांग को, यानी और चीजों को, आधुनिकता को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कहाँ है, मगर उसको पता नहीं कहाँ पर है। तो यहां पर ये अंतिम पंक्ति खत्म हुई। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। इस काव्यांश में कवि बनारस की आत्मनिर्भरता, दृढ़ता व सहयोगी भावना को प्रदर्शित कर रहा है। केदारनाथ का मानना है कि बनारस में जो लोग हैं वे स्वयं के बल पर खड़े हैं, आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं। कवि मृत व्यक्तियों को इंगित करता हुआ कह रहा है, जो आज नहीं है उनको भी प्रकृति राख, प्रकाश, धुएं, सुगंध व हाथों के से सहारा दिए हुए है। यानी कि यहां पर सभी ने, इस शहर ने एक दूसरे को, शहर बनता कहां है? लोगों से बनता है ना। तो यहां पर सभी ने एक दूसरे को थाम के रखा है।
कवि कह रहे हैं, युगों युगों से बनारस गंगा पर एक टांग पर खड़े साधु के समान साधना रत तथा बिना किसी लक्षित सूर्य की आराधना करते हुए जल अर्पित कर रहा है। यानी कि लक्षित है, हमने किसी सूर्य एक उसको प्रताप को एक लक्षित सूर्य मान लिया है और उसी को हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। मतलब लक्षण हम बोलते हैं ना, किसी को सिंबल मान लिया है, वो सिंबल मान के हमने सूर्य को एक सिंबल माना है और उसको अर्घ चढ़ाया जा रहा है। जिसका दूसरा पहर कहाँ है उसे स्वयं नहीं पड़ता, अर्थात भौतिक चिंताओं से दूर सिर्फ प्रकाश की कामना में लीन है बनारस। मतलब उसे भविष्य की चिंता नहीं है, वो आज में जी रहा है और बेफिक्र ये बनारस जी रहा है। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, एक शहर की बात हो रही है। तो ये पूरा शहर क्या है, चिंता रहित है। तो इस तरीके से जो पहली हमारी एक कविता थी बनारस, यहां पर खत्म होती है। अब हमारी दूसरी कविता जो है इसी पार्ट में, वो है दिशा। हम उसको देखते हैं, क्या बोला है केदारनाथ सिंह जी ने इसमें। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो ये जो कविता हमारे सामने केदारनाथ जी ने रखी है, इस कविता के माध्यम से जो बच्चे का मन होता है वो अपने खिलौने के आसपास भागता है। तो यहाँ बच्चे के लिए खिलौना था पतंग। तो एक बच्चे यहाँ पर क्या दिया, एक बार जो है केदारनाथ जी देखते हैं कि स्कूल के पास बाहर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो उन बच्चों से इन्होंने सीधा सा एक प्रश्न पूछ लिया कि हिमालय किधर है। अब जब ये प्रश्न पूछा उन्होंने, तो वो जानते थे कि हिमालय कहाँ है, कि मतलब उत्तर दिशा में है। तो उन बच्चों को शायद इस चीज का ज्ञान नहीं था, उनका ध्यान कहाँ था, पतंग पे था। उसने कहा उधर उधर जिधर उनकी पतंग भागी जा रही। तो उन्होंने बोला वो उधर है जहां मेरी पतंग उड़ रही है, उसी दिशा में हिमालय है। अर्थात उनके लिए उनका पूरा संसार उस समय सिर्फ वो पतंग थी। जिधर उनसे अब प्रश्न पूछा गया, उनके ध्यान पतंग में था, तो उन्होंने सीधे बताया कि भाई जिधर हमारी पतंग है उधर हिमालय है। मैं स्वीकार करूं मैं पहली बार जाना हिमालय किधर है। अर्थात वो जानते थे, लेकिन तब भी उन्होंने आज पहली बार बच्चों के मन से जाना कि हिमालय किधर है। मतलब उनको जानते हुए भी आज एक नया एहसास हुआ, उन्हें नई जानकारी प्राप्त हुई कि हिमालय किस दिशा में है। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित दिशा कविता से ली गई हैं। इस कविता में बाल मनोविज्ञान का संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कवि स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे बच्चों से हिमालय की दिशा पूछते हैं। बच्चे कवि को पतंग उड़ाते उड़ाते कहते हैं कि हिमालय की दिशा वही है जहां से उनकी पतंग गुजर कर जा रही है। यानी कि जहां पतंग जा रही है वही हिमालय है। बच्चों के जवाब सुनकर कवि यह स्वीकार करते हैं कि जीवन में पहली बार उन्हें पता चला कि हिमालय की दिशा वास्तव में किस ओर है। बच्चों से प्रश्न पूछने से पूर्व कवि को हिमालय की दिशा का पता था। कवि जानता था कि हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, परंतु बच्चों के जवाब ने कवि को गलत साबित कर दिया। बच्चों को केवल पतंग के चारों ओर दिख रही थी, इसलिए उन्होंने हिमालय की दिशा अपनी पतंग की उड़ने की दिशा में बताया। तो इस जो हमारे सामने ये था कि बच्चों की दुनिया उनकी क्या होती है, जो उनकी प्रिय चीज होती है उनके आसपास मंडराती है। तो कहाँ हिमालय, कहाँ हिंद महासागर, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनसे अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो उनका ध्यान तो पतंग पे है, और पतंग ही आप कुछ पूछ लेंगे तो हाँ भाई जहां मेरी पतंग जा रही है वहीं सब कुछ। तो ये बात, तो नई जानकारी कवि को इन बच्चों के माध्यम से प्राप्त हुई। इस तरीके बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। तो क्या दिया है, बनारस शहर में बसंत का आगमन धीरे धीरे होता है, और जब बनारस शहर में बसंत का आगमन होता है तो संपूर्ण शहर में एक बवंडर सा छा जाता है, जिसकी धूल संपूर्ण शहर को किरकिरा कर रख देती है। अर्थात यहाँ पर जैसे कविता के माध्यम से बताया गया था ना कि एक बवंडर सा उठता है और पूरा शहर किरकिरा जाता है, तो वही चीज थी, आपको यही वही लिखनी है यहाँ पर कि जो है धीरे धीरे होता है और एक बवंडर क्या कहते हैं, हवा का एक धूल का जो गुबार उठता है वो है, और उससे पूरा शहर किरकिरा जाता है।
प्रश्न 2 है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आश्रय है। तो यहां पर क्या है, भिखारी जो बैठे रहते हैं उनके लिए बसंत का आगमन तभी है जब उनके कटोरे भर जाएं, और बसंत आएगा तो घाटों पर लोग आएंगे तो उनके कटोरों में कुछ दक्षिणा पड़ेगी, तभी उनके लिए बसंत का आगमन होगा। क्या दिया है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना यह इस बात का प्रतीक है कि जब बसंत आता है तो संपूर्ण बनारस शहर में एक चमक सी आ जाती है। उस चमक के कारण लोगों की भीड़ बनारस के घाट में पहुंच जाती है और घाट में बैठे भिखारी के कटोरे में भी पैसों से भर जाते हैं, और जब वो पैसे भरते हैं तभी भिखारी के लिए बसंत का आगमन होता है। प्रश्न 3 है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है। कि यहां पर पूर्णता सब कुछ है, रिक्तता मृत शरीरों के जरिए दिखाई है। तो उसको लिखेंगे कैसे, बनारस शहर में पूर्णता खुशी से भरे दिन को दर्शाता है कि किस तरीके से यह शहर प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाता है जब बसंत आता है। जब बसंत आता है तो वहां सब कुछ संपूर्ण है, सब लोग खुश हैं। तो ये क्या चीज हमारी हुई, आपकी पूर्णता का प्रतीक हुआ। फिर रिक्तता मृत शरीरों को दर्शाता है, जिनका सदियों से गंगा के घाट पर ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाता है, और मिथकता यह है कि मृत व्यक्ति को गंगा के घाट में जलाने से उसके जीवन मरण की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। तो ये मिथक है कि अगर गंगा घाट पे जलाए जाएंगे तो व्यक्ति जो जीवन मरण के चक्र से है वो मोक्ष पालेगा। तो ये है पूर्णता और रिक्तता, दोनों ही इन्होंने इस कविता में हमको समझाई है। फिर प्रश्न 4 है, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है। धीरे धीरे से कवि शहर के बारे में क्या कहना चाहता है। तो सब कुछ होता है, धीरे धीरे धूल उड़ती है, धीरे धीरे लोग चलते हैं, धीरे धीरे घंटे बजते हैं, धीरे धीरे शाम ढलती। तो यहां पर बता रहे हैं कि यहां जो कुछ होता है सब स्थिरता है, परिवर्तन यहां नहीं है, पतन यहां नहीं है। तो ये सब इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया है। बनारस कविता के अनुसार बनारस में सब कुछ धीमी गति से होता है, शाम धीरे धीरे होती है, मंदिर के घंटे धीरे धीरे बजते हैं, शहर के लोग धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में ये बताना चाहते हैं कि शहर में इतनी एकता है कि सभी लोग एक सूत्र में बंधकर सभी कार्य धैर्य के साथ संपन्न करते हैं, जिस कारण आज बनारस की संस्कृति, बनारस की धरोहर सब कुछ एक स्थान पर स्थित है, चाहे वह तुलसीदास के खड़ाऊ हो, गंगा नदी हो या नाव, सभी धीमी गति के कारण स्थिर है। मतलब यहां पे सब कुछ धीमे धीमे घटता है, स्थिरता बंधी हुई है। प्रश्न 5 है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या बंधा है। धीमे धीमे सामूहिक लय में क्या है, पूजा पाठ है, श्रद्धा भाव है, सभी कुछ जीवन की गतिशीलता है, सभी कुछ धीरे धीरे की लय में बंधा हुआ है। तो क्या दिया है, धीरे धीरे होने के सामूहिक लय में संपूर्ण बनारस शहर बंधा हुआ है। बंधे होने के कारण इस शहर में मजबूती है, पूजा पाठ रीति रिवाज सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे सदियों से चला आ रहा हो। इसकी वजह से धीमी गति और एकता बनी हुई, मतलब यहाँ पे सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा सैकड़ों साल पहले से होता आ रहा था, वैसा आज भी हो रहा है। मतलब यहाँ परिवर्तन ज्यादा नहीं हुआ है। जो संस्कृति है, धरोहर है, वो सभी कुछ इसीलिए बची हुई है क्योंकि यहाँ पे सभी चीज धीमे से घटती है और सब में एकता बंधी हुई है। प्रश्न 6 है, सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। सही सांझ में जब हम घुसते हैं तो मंदिर के घंटे, वहां के लोगों की गतिशीलता, शाम की स्थिरता सभी हमें दिखाई देती है। तो क्या दिया है, मंदिर में साई सांझ में घुसने से बनारस की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। मंदिरों में आरती के कारण समस्त वातावरण आलोकित हो जाता है। जब आरती होती है तो संपूर्ण बनारस शहर सुंदर दिखने लगता है। जीवन के दो पहलू, जीवन और मरण, वहीं पर पता चलता है। प्रश्न 7 है, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं उनकी व्यंजनार्थक स्पष्ट कीजिए। जो सारी चीजें इसमें आई हैं जैसे किरकिराहट, ये सारी चीजें, तो उनको हमें यहां पर व्यक्त करना है। कैसे?
बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं वह हैं बसंत के आने से संपूर्ण शहर में किरकिराहट का हो जाना। तो जैसे बसंत आया तो मानवीय व्यंजना क्या हुई कि सभी की किरकिराहट हुई। किरकिराहट किसको होती है? मनुष्य को होती है ना, ना कि पेड़ों को होगी, ना पौधों को होगी, ना जानवरों को होगी, होगी किसको? मनुष्यों को होगी। तो ये मनुष्यार्थक व्यंजना थी। एक टांग पर संपूर्ण बनारस शहर खड़ा है। इस बात का तात्पर्य है कि इस शहर को आधुनिकता के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है। वह अपने आध्यात्मिक रंगों में इस कदर रंग चुका है कि वह अपने दूसरे पक्ष को बिल्कुल अनजान है। मतलब वो क्या आध्यात्मिकता में बंधा है, आधुनिकता से पूरी तरह अनजान है। तो यहां पर क्या था? यहां पर घाट को मानवीयकरण करते हुए उसकी व्यंजना को व्यक्त किया, साधु के माध्यम से व्यक्त किया गया है। प्रश्न 8 है शिल्प सौंदर्य बताना। पंक्तियां दी हैं, इसमें क्या शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य हम आपको बताते हैं क्या रस है इसके अंदर, कौन सा अलंकार है, कैसी भाषा शैली है या तत्सम तद्भव शब्द है, जिनको भी इन्हीं के जरिए हम जो है आपको शिल्प सौंदर्य बताते हैं। तो कविता लाइन क्या है आपकी? यह धीरे धीरे होना समूचे शहर को। तो ये हमारे सामने पंक्तियां हैं, इसमें आपको बताना है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है भाई, धीरे धीरे कई बार सेम मीनिंग है, तो इसलिए वहां पर धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। बनारस में धीमी गति से बदलाव हो रहा है, इस बात का वर्णन करता है, यानी कि धीमे धीमे पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर दूसरी है अगर ध्यान से देखो और आधा नहीं। तो यहां पर क्या है? बनारस शहर अपने आप में पूर्ण नहीं है, ऐसा कवि ने यहां बताया। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे आ शब्द का बार बार जो है प्रयोग किया गया है, आ वर्ण का, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर उसके बाद में आता है अपनी एक टांग पर बेखबर। तो इन दो पंक्तियों में हमारा शिल्प सौंदर्य क्या है? एक टांग पर यह मुहावरा है, एक टांग पर खड़े होना, यानी कि किसी भी कार्य को जल्दी से निपटाना, ये एक मुहावरा है। यहाँ पर मुहावरे का इस्तेमाल है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आ का जो है आ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हमारे पास में शुरू हो रहा है दूसरी कविता, दिशा के प्रश्नोत्तर। तो प्रथम प्रश्न जो है दिशा का, वो क्या कह रहा है? बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? बच्चा बोलता है ना कि कवि ने पूछा कि दिशा किधर है, तो उसने बोला उधर उधर। उधर उधर मतलब उसकी पतंग की दिशा में ही हिमालय पर्वत है, ये चीज प्रदर्शित कर रहा था। क्या है? बच्चे का उधर उधर कहना बताता है कि जिस दिशा में बच्चों की पतंग उड़ती जा रही है, ठीक उसी दिशा में हिमालय है। स्कूल जाने वाले बच्चों को हिमालय की दिशा के बारे में क्या पता, लेकिन उन्होंने बाल मनोवैज्ञानिकता का परिचय अपने उत्तर के माध्यम से दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें नहीं पता, उन्होंने बोला कि हमारी पतंग की तरफ, अर्थात उन्होंने पतंग को ही अपना पूरा संसार माना हुआ है और उसी को वो इंगित कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि जानते थे कि हिमालय उत्तर दिशा में, लेकिन तब भी उन्होंने बच्चों से पूछा और बच्चों ने जैसा बताया उनको वैसा स्वीकार करना पड़ा, अर्थात वो प्रथम बार जाने की हिमालय किधर है। इसका कहने का मतलब है कि बच्चों के मन के अनुसार उन्होंने समझा कि उनके खिलौने के आसपास ही उनकी सारी दुनिया होती है, यानी उनका ध्यान पतंग पे था, तो जहां पतंग वहां उनका हिमालय। तो क्या दिया? बच्चों से प्रश्न पूछने से पूर्व कवि को हिमालय की दिशा का पता था। कवि जानता था हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, परंतु बच्चों के जवाब ने कवि को गलत साबित कर दिया। बच्चों को केवल पतंग के चारों ओर ही दिख रही थी, मतलब दुनिया उनकी पतंग के चारों ओर दिखती, इसलिए उन्होंने हिमालय की दिशा अपने पतंग की उड़ने की दिशा में बताया, क्योंकि उनका पूरा संसार उनके पतंग के इर्द गिर्द ही समाया हुआ था उस समय। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को मैंने यहाँ समाप्त किया। आपको और भी पाठ या और भी सब्जेक्ट के जो अगर प्रश्नोत्तर देखने हैं तो बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपको करना है कि आप सिर्फ प्रश्न। तो पहला काव्यांश हमारा क्या है? इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा मडुआओ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है,
जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशमेव मेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में और एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बताया गया है कि जब बसंत आता है तो किस तरीके से इस पुराने शहर में क्या क्या बदलाव होता है। यहाँ के बंदर, भिखारी सभी जो हैं उनके चेहरों पे एक अलग सी नमी, एक खुशी आ जाती है। तो अब इसी पर आधारित प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पुराने तथा महान शहर की जीभ किरकिराने का क्या कारण है? क्यों जीभ किरकिरा रही है? तेज हवाओं का चलना, कटु व्यंग करना, मन का कपटी होना या वसंत ऋतु की धूल? तो यहाँ पर कारण क्या है? वो है वसंत ऋतु की धूल। अर्थात जब वसंत ऋतु आती है तो जो हवा चलती है उससे जो धूल उड़ती है उसी से पूरे शहर की जो जीभ है वो किरकिराने लगती है। नेक्स्ट है, बनारस शहर में बसंत किस तरह आता है? धीरे धीरे, तीव्रता से, अचानक या झूमते हुए? तो कैसा आ रहा है बसंत? वो आ रहा है एकदम अचानक से आ रहा है। कविता में जैसा बोला गया है एकदम अचानक से बसंत आता है। लहर तारा या मडुआ डीह क्षेत्रों में क्या आता है? धूल भरी आंधी, घाट का पत्थर, भिखारियों की टोली या वसंत? तो क्या आ रहा है वहां पर? वो आ रही है धूल भरी आंधी। घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी आने का क्या कारण है? क्यों उनकी आंखों में नमी आई है जो घाट पे बंदर बैठे रहते हैं? वसंत आगमन के कारण लोगों की आवाजाही का बढ़ जाना, वसंत ऋतु में बंदरों को खेलने का अवसर मिलना, वसंत के समय बंदरों की पूजा करना, वसंत के कारण बंदरों का उदास होना। तो यहाँ पर उनकी नमी, आंखों में आई नमी का कारण है वसंत आगमन के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ जाना। यानी कि घाट पर जब बहुत ज्यादा लोग आने जाने लगेंगे तो फिर वहां बंदरों के लिए जगह नहीं रह जाती, लोग उन्हें भगाने लगते हैं। तो ये बसंत का आगमन जो है वो बंदरों के लिए सुखद नहीं रहता, इसलिए उनकी आंखों में नमी आ जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, वसंत आगमन पर किस घाट का पत्थर और अधिक मुलायम प्रतीत होने लगता है? कौन से घाट की बात की गई है? लहर तारा, मडुआ डीह, जमुना या दशमेध घाट? तो किसकी बात की गई है? वो है दशमेध घाट की। अब आते हैं हम अपने दूसरे काव्यांश पे। क्या है? यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। तो ये हमारा सेकेंड गद्यांश था। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे होता है और सभी कुछ सामूहिक रूप से घटता है, और यहाँ पर धीरे धीरे होने के कारण सभी कुछ में स्थायित्व बना हुआ है। जो चीज़ें बरसों पहले जैसी थी वो आज भी उनको वैसी ही मिलती है, चाहे गंगा नदी हो, चाहे तुलसीदास की खड़ाऊ हो, सभी कुछ अपनी जगह पर है। बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है? क्या चीज, क्यों बताया जा रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है? लोगों की अकर्मठता बताई जा रही है कि मतलब यहाँ के लोग ज्यादा कर्मठ नहीं है, कार्य करने में यकीन नहीं करते, इसलिए यहाँ पर सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं। सुस्त जीवन शैली, बनारस की सामूहिकता का या उबाऊ गतिविधियों का। तो यहाँ पर हर एक चीज का धीरे धीरे होने का जो संकेत किया गया है वो ये बता रहा है कि बनारस की सामूहिकता है। यहाँ पर बनारस सभी लोग आपस में मिलजुल कर सामूहिक रूप से हर कार्य को संपन्न करते हैं। जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, पंक्ति का आश्रय क्या है? इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना की कोशिश करी जा रही है? अभी भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान हैं, आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णता नहीं डूबा है। यानी कि बनारस जो है वो आधुनिक सभ्यता में अभी नहीं रंगा है। संस्कृति व ऐतिहासिक विरासत पूर्ववत है, यानी कि जो हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है विरासतें हैं वो जैसी पहले थी वैसे आज भी हैं।
तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो पंक्ति दी है, जो चीज जहां थी वो वहां वैसी ही है, इस पंक्ति का आश्रय है इन सभी उपरोक्त से। कहने का तात्पर्य सारी प्राचीन परंपराएं जो पहले थी वो आज भी चल रही हैं। यहाँ पे आधुनिकता का ज्यादा रंग नहीं चढ़ा है और सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत जैसे पहले थी वैसे आज भी है। बनारस शहर में किसकी खड़ाऊ अभी भी अपने स्थान पर विद्यमान है? तो किसकी खड़ाऊ बताई गई थी? रविदास की, तुलसीदास की, कालिदास की या सूरदास की? तो ये बताई गई है तुलसीदास जी की। धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती हैं? जो ये सामूहिक रूप से सारी गतिविधियां धीरे धीरे संपन्न हो रही हैं, ये किस तरह से पूरे शहर को बांधती हैं? मजबूती से, हल्के से, आराम से या धीमे से? तो वो बांधती कैसी है? मजबूती से, यानी कि सारी चीजों के कारण ये शहर मजबूती से आपस में बंधा हुआ है। नाव कहां पर बंधी है? गंगा किनारे, घास के पास, घाट पर, शहर के बीचों बीच। तो नाव बंधी कहां पर है? वो है गंगा किनारे बंधी है। अब हम आते हैं अपने तीसरे काव्यांश पे। कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्या बताने का प्रयास किया है कि ये शहर जो है किस तरीके से सभी कुछ में व्याप्त है। आप इस शहर में शाम की आरती देखिए तो आपको यहाँ पर भक्ति दिखेगी, रस दिखेगा, फूल दिखेंगे तो घाट पे जलते शव भी दिखेंगे, सांस्कृतिकता दिखेगी, प्राचीन परंपराएं दिखेंगी। तो आप यहाँ पर इस पूरे शहर को आधा मान सकते हैं भरा भी और आधा खाली भी। तो अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है? प्रस्तुत काव्यांश में किस समय का दृश्य पाठकों के समक्ष उपस्थित किया गया है? कौन सा समय था? प्रातः काल का, शाम का, दिन का या रात का? तो यहाँ पर किस आरती में जाने की बात की गई थी? वो थी शाम की आरती में। कभी आप अचानक चले जाइए। तो शाम का समय प्रस्तुत किया गया है। आरती के प्रकाश के समय बनारस की बनावट कैसी लगती है? यानी कि जब आरती होती है तो उसके प्रकाश में बनारस कैसा दिखता है? सामान्य, शोर युक्त, विलक्षण या ज्वलंत? तो कैसा दिख रहा है? वो दिख रहा है विलक्षण, यानी कि ऐसा जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल अलग सा। बनारस शहर आधा मंत्र में कब दिखाई पड़ता है? मंत्रोच्चारण के समय, ध्यान मग्न होने पर, गंगा घाट में आते समय, शवों को गंगा ले जाते समय। तो मंत्रोच्चारण में कब दिखता है? वो दिखता है आधा मंत्र में, जब मंत्रोच्चारण का समय होता है, अर्थात शाम के समय जब आरती के समय मंत्रोच्चारण किया जाता है तब उस समय शहर आधा मंत्र में दिखाई देता है। प्रस्तुत काव्यांश में किस आरती के विषय में उल्लेख किया गया है? कौन सी आरती के बारे में बताया गया है? गंगा घाट पर सायंकालीन आरती, हनुमान मंदिर की आरती, प्रातःकालीन दुर्गा पूजा की आरती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बात की गई है वो है गंगा घाट पर सायंकाली आरती। गंगा घाट पर आरती होती है गंगा जी की, तो शाम के समय जो आरती हो रही है उसके बारे में बात की गई है। काव्यांश में प्रयुक्त आधा शब्द का क्या अभिप्राय? यहाँ पे आधा जो शब्द बोला गया है इससे क्या बात को बताने की कोशिश करी जा रही, क्या मतलब है इसका? अधिकांश जनों की प्रत्येक गतिविधियों में उपस्थित होना, व्यस्त कार्यशैली के कारण कम लोगों का प्रत्येक गतिविधि में उपस्थित होना, ज्यादा आवाजाही ना होना, भीड़ भाड़ कम होना। तो यहाँ आधा से जो तात्पर्य है वह है अधिकांश जनों की प्रत्येक गतिविधि में शामिल होना। भाई बहुत सारे लोग एक ही गतिविधि में शामिल नहीं हो रहे, कोई आरती में है, कोई मंत्रोच्चारण में है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई गंगा में स्नान कर रहा है, तो कोई कुछ लोगों को शव लेके जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं लेकिन वो सभी गतिविधियों में लिप्त हैं, इसीलिए इसको आधा आधा बोला गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो काव्यांश है वह क्या है? जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ।
आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में। अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से शहर चारों तरफ हर एक गतिविधि में शामिल होने के कारण एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसे नहीं पता कि दूसरा व्यक्ति क्या कार्य द्वारा संपन्न हो रहा है। मतलब यहाँ पर सभी लोग भक्ति कार्य में डूबे हुए हैं। कोई शव में लीन है, कोई आरती में लीन है, कोई कहीं लीन है। तो हर जगह लीनता दिखाई दे जा रही है, संस्कृति दिखाई दे रही है, सभ्यता दिखाई दे रही है। चारों तरफ आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी इस शहर में। तो क्या है इस पे प्रश्न, बनारस शहर किसका प्रतीक है? ऐतिहासिकता का, भौगोलिकता का, आध्यात्मिकता का या दार्शनिकता का? तो क्या है ये प्रतीक है आध्यात्मिकता का। यानी कि यहाँ व्यक्ति जो है अध्यात्म के लिए आता है, श्रद्धा भाव के लिए आता है, आराधना के लिए आता है, पूजा अर्चना के लिए आता है, सनातन के लिए आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बताया है, आध्यात्मिकता मतलब आप यहाँ पर पूरी तरीके से जो है लीन हो जाते हैं अपने आप में, अर्थात हम अपने अंदर ही के में ही लीन हो जाते हैं, प्रभु में लीन हो जाने के लिए आते हैं। अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर पंक्ति का आश्रय है कि गंगाजल में स्नान करते समय क्या होता है। गंगाजल करते एक टांग का ना होना, अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ होना, एक टांग पर खड़े रहकर सारे काम करना, शारीरिक विकलांगता का स्वतः ठीक हो जाना। तो इस पंक्ति का आश्रय है कि गंगाजल में स्नान करते समय जो है हम अन्य गतिविधियों से अनभिज्ञ हो जाते हैं। अर्थात जब हम यहाँ स्नान कर रहे हैं तो हम बाकी और हमें क्या गतिविधियां करनी है हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, बस यहाँ पर हम भक्ति भावना में लीन हो जाते हैं। आदमी के हाथ स्तंभ की भांति कब खड़े होते हैं? स्तंभ की भांति उसके हाथ कब खड़े होते हैं? कैसे बताया, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, मंदिर की घंटी बजाने के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो स्तंभ की तरह कब खड़े होते हैं? जब वह सूर्य को अर्घ देता है, यानी सूर्य को जब वो जल चढ़ाता है तो इस तरीके से वो स्तंभ की तरह खड़ा करता है। तो ये ऐसे खड़े हाथ कब होते हैं? जब वो सूर्य को अर्घ यानी कि जल चढ़ा रहा होता है। बनारस शहर में प्रत्येक व्यक्ति कैसे खड़ा है? धन के बल, शहर में लगे स्तंभों से टिककर, आस्था के संबल पर या एक टांग पर। तो प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है वह है आस्था के संबल पे, यानी कि उसे आस्था है। यानी किस पे आस्था है? यहाँ के शहर की संस्कृति पे, आध्यात्म पे, सभी लोग जो हैं इस पर आस्था रखते हैं। राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है? राख का स्तंभ जो बोला गया है इसके द्वारा कवि क्या बताना चाह रहे हैं? शवों की राख के ढेर से, मिट्टी के ढेर से, पूजा पाठ की सामग्री के ढेर से या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राख के ढेर से तात्पर्य है शवों के राख के ढेर से। बनारस के घाट पर बहुत सारे शव जलाए जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर जले हुए जो व्यक्ति जिनको जलाया जाता है वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए सिर्फ उसी बनारस शहर से ही नहीं और भी दूर दूर से लोग यहाँ पर शवों को जो है जलाने के लिए आते हैं। तो उस शवों की जो राख होती है उसी पर उन्होंने बताया है कि जो राख का ढेर से इनका वही तात्पर्य है। नेक्स्ट हमारा काव्यांश है, पांचवा काव्यांश, हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो ये काव्यांश जो लिया गया है ये हमारी दूसरी कविता दिशा से लिया गया है। तो यहाँ पर कवि जो है क्या करते हैं, वो एक बच्चे से पूछते हैं। वो बाहर निकल आते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि तुम हिमालय किधर है। तो वो इशारा करता है उधर उधर, उधर आसपास उधर है जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है,
क्योंकि हम तो हमेशा जानते थे हिमालय उत्तर दिशा में है, लेकिन बाल मनोविज्ञान से अगर आप देखें तो यहाँ पर हिमालय यानी कि बहुत ऊंचा पर्वत, और बच्चे के लिए बहुत ऊंचाई वही थी जहां उसकी पतंग उड़ रही थी। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है? कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है? किससे पूछ रहा है? ज्योतिष शास्त्री से, पतंग उड़ाते बच्चे से, भूगोल शास्त्री से, या व्यापारी से? तो उन्होंने किससे पूछा था? पतंग उड़ाते हुए बच्चे से। कवि के प्रश्न पर बच्चे ने उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय? बच्चा बोलता है उधर उधर, तो इसके माध्यम से वो क्या बताना चाह रहा है? पतंग की उड़ान की दिशा में बताना चाह रहा है वो, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में ज्ञान ना होने का संकेत है। तो वो क्या बताना चाह रहा है? वो बताता है पतंग की उड़ान की दिशा बता रहा है। उधर उधर मतलब जिस तरफ उसकी पतंग उड़ रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है? क्या चीज वो बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से? बाल सुलभ क्रीड़ाएं, बालकों का हास्यप्रद उत्तर, बाल मनोविज्ञान, बालकों की अनभिज्ञता। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बाल मनोविज्ञान बताने का प्रयत्न किया है। बच्चे के लिए क्या आवश्यक है? क्या चीज बच्चे के लिए बहुत जरूरी है? हिमालय की दिशा बताना, कवि को उत्तर देना, पतंग का उड़ना, या भाग जाना। तो बच्चे के लिए आवश्यक है पतंग का उड़ना, क्योंकि वो तो वही कि उसको उस खेल में मजा आ रहा है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? पतंग का उड़ना। कोई उसे कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, उसे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव यह है कि क्या? अब ये जो काव्यांश है इसका मूल भाव क्या क्या बताने की कोशिश करिए। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, बच्चों को दिशाओं का ज्ञान देना आवश्यक है, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना आवश्यक है, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव है वह है बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, यानी कि जो वास्तविकता है, जो सच है, उसे बच्चे हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से उसे मोड़ तोड़ के सत्य को देखते हैं। अब यहाँ पर यानी प्रश्न संख्या 25 तक तो हमारे क्या थे? काव्यांश आधारित प्रश्न। जो काव्यांश हमसे पूछा जा रहा था उस पे आधारित अब हम प्रश्न कर रहे थे। अब हमारे पास जो आ रहे हैं वो है संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। तो संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न से हमारा तात्पर्य क्या है? यहाँ पर हमारा कवि परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, कविता, कविता के मूल भाव, उनका तात्पर्य, आश्रय, अर्थ, सभी कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से सभी कुछ को पढ़ना है हमें। तो उसी पे आधारित हमारे पास प्रश्न है। क्या है? बनारस कविता के कवि का नाम बताइए। ये जो हमने कविता पढ़ी बनारस रुदिसा, इसके कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, या केदारनाथ सिंह। तो इसके कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। नेक्स्ट है, किस शहर में वसंत का आगमन अचानक होता है? हम किस शहर की बात कर रहे हैं जहां वसंत अचानक आया है? लखनऊ में, मथुरा में, बनारस में, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी शहर में आया है? वो है बनारस में। बनारस में अचानक से बसंत का आगमन होता है। बनारस में बसंत आने पर कौन से मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी चलती है? कौन से मोहल्ले की बात करी गई थी? कमलापुरा, सुजाबाद, सप्तसागर मोहल्ला, लहर तारा, या मडुआ डिही? तो कौन से दो मोहल्ले की बात की गई थी? वो है हमारा घा, लहर तारा और मडुआ डिही की तरफ से। अचानक आता है में कौन सा अलंकार है? देन अचानक आता। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो अचानक का आ और आता का आ, तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, घाट की सीढ़ियों पर बैठे किसकी आंखों में एक अजीब सी नमी है? किसकी आंखों में अजीब सी नमी की बात की गई थी? कवि के, लोगों के, बंदरों के, या भिखारियों के? तो यहां पर नमी आई थी बंदरों की आंखों में। खाली कटोरे में वसंत का उतरना क्या अर्थ है? उन्होंने बताया ना, खाली कटोरों में वसंत उतर आता है, तो इसका तात्पर्य क्या बताया गया है? भाई अभी तक जब बसंत नहीं था तो लोग घाट पर आते नहीं थे, तो भिखारियों को भीख भी प्राप्त नहीं होती थी। अब वसंत आया है
तो लोग आएंगे, तो लोग आएंगे तो कटोरों में भी पैसे पड़ेंगे, अर्थात वहां पर भी बसंत आएगा। तो क्या दिया है, कटोरे में बसंत का आना, भिखारी के कटोरे में पैसों से भर जाना, कटोरों का खाली हो जाना, वसंत का समापन हो जाना। तो खाली कटोरे में वसंत का उतरने से तात्पर्य है भिखारी के कटोरे में पैसे का भर जाना। रोज रोज में कौन सा अलंकार है, अब आप यहां पर देख रहे हैं रोज रोज। रोज रोज क्या है, एक ही शब्द है, इसका मतलब एक ही है और दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जहां पर एक शब्द दो बार इस्तेमाल हो और उसका अर्थ भी एक ही हो, तो उस जगह पर कौन सा अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहां पर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दिशा कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, इस कविता के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, आगे बढ़ने की, मेहनत करने की। प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया सोचने समझने का अलग होता है, किसी भी काम को सोच समझ के करने की। तो ये दिशा कविता के माध्यम से ये समझते हैं हम कि प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया सोचने समझने का अलग होता है। जैसे बोलते हैं ना कि एक गिलास है, उसमें आधा पानी है, तो कोई उसे आधा भरा बोलेगा, कोई उसे आधा खाली बोलेगा। अब ये बात है कि सामने वाला व्यक्ति उसे कैसे देख रहा है, वो दोनों सही बोल रहे हैं, वो गिलास आधा भरा भी है और आधा खाली भी है, लेकिन बात यह है कि हर व्यक्ति उसे अपने नजरिए से देखकर बयां कर रहा है। तो यहाँ पर दिशा कविता भी यही बताती है कि हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। जैसे हमें पता है कि हिमालय उत्तर दिशा में, लेकिन उस बच्चे के लिए हिमालय ऊंचा पर्वत है और वो उतना ही ऊंचा है जितनी ऊंची उसकी पतंग जा रही है, इसीलिए उसने उस दिशा में बताया कि जिस दिशा में उसकी पतंग जा रही है उसी दिशा में हिमालय पर्वत है। हिमालय किधर है, कवि ने यह प्रश्न किससे पूछा था, अपने आप से, अपने गुरुजी से, एक बच्चे से या अपनी पत्नी से। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा था एक बच्चे से जो पतंग उड़ा रहा था। दिशा कविता किससे संबंधित है, बाल मनोविज्ञान से, अर्थशास्त्र से, सामाजिक शास्त्र से या नागरिक इतिहास से। तो ये संबंधित है बाल मनोविज्ञान से। दिशा कविता में बच्चा क्या कर रहा है, दिशा कविता में बच्चा क्या कर रहा है, अपनी परीक्षा की तैयारी, पतंग उड़ा रहा है, खेल रहा है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा क्या कर रहा था, वो तो पतंग उड़ा रहा था। बच्चे की पतंग किस ओर भागी जा रही थी, हवा की ओर, हिमालय की ओर, घर की ओर या अपनी नानी के घर। तो किस तरफ उड़ जा रही थी, उस तरफ जिस तरफ हिमालय है, अर्थात हिमालय की ओर। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है, यह लाइन कविता में किसने बोली है, किसके द्वारा ये बोली गई है, बच्चे ने, कवि ने, लोगों ने या इनमें से कोई नहीं। तो ये लाइन बोली है कवि ने, यानी कि कवि को पहली बार उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चला कि हिमालय किधर है। तो ये लाइन कवि ने खुद बोली है। बनारस में हर कार्य कैसे होता है, वहां पर जो हर कार्य संपन्न किया जा रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, समय पर, धीरे धीरे, समय के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो सारा कार्य कैसे हो रहा है, वो होता है धीरे धीरे संपन्न होता है, तभी तो वहां सामूहिकता का भाव आता है। बैठे बंदरों में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, अब आप यहां पर देख रहे हैं बैठे बंदरों, यानी बा और बा, तो यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां पर कई बार हो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहां पर है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है बवंडर से क्या तात्पर्य, बवंडर शब्द इस्तेमाल किया गया ना, तो इसका मतलब क्या होता है, अंधड़, आंधी, उपरोक्त दोनों या बार बार आना। तो यहां पर बवंडर से तात्पर्य अंधड़ और आंधी दोनों से है, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त दोनों। सुख बुगाना से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना, सुख बुगाना, तो क्या तात्पर्य है, जागरण, जागने की क्रिया, उपरोक्त दोनों या रोना। तो यहां पर सुख बुगाना से तात्पर्य जागरण और जागने की क्रिया दोनों से है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उपरोक्त दोनों। निचाट से क्या तात्पर्य है, निचाट जो बोला गया है इससे क्या तात्पर्य है, बिल्कुल, एकदम, उपरोक्त दोनों या नीचा स्थान। तो यहाँ निचाट से तात्पर्य है जो वो है बिल्कुल और एकदम दोनों, तो यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, उपरोक्त दोनों। तो देखिए इस तरीके से कई शब्दों के अर्थ भी आपसे पूछे जाएंगे, से इनको भी बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए।
नेक्स्ट है अलक्षित से क्या तात्पर्य। अलक्षित शब्द जो इस्तेमाल किया गया इसका तात्पर्य क्या होता है, अज्ञात, ना देखा हुआ, उपरोक्त दोनों, जिसमें कोई लक्षण ना हो। तो यहां पर अलक्षित से तात्पर्य है आपका ना देखा हुआ, जिसे हमने नहीं देखा हो। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह जी का जन्म कब हुआ। कब उनका जन्म हुआ, सन 1934, सन 1935, सन 1936 या सन 1937। तो केदारनाथ सिंह जी का जन्म हुआ है सन 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ सिंह का जन्म किस जिले में हुआ। कौन से जिले में हुआ, बस्ती, बलिया, आरा या देवरिया। तो केदारनाथ सिंह का जन्म हुआ था बलिया में। केदारनाथ सिंह जी ने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब प्रधान विषय पर कौन सी उपाधि प्राप्त करी। किस उपाधि से उन्हें नवाजा गया था, MA, BA, PhD या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्हें उपाधि मिली थी इस विषय में PhD की। केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से सन में प्राप्त हुआ। अब उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो किस सन में प्राप्त हुआ, 1990, 1979, 1969, 1975। तो उनको प्राप्त हुआ था ये 1979 में। केदारनाथ सिंह के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 5 काव्य संग्रह, 6 काव्य संग्रह, 7 काव्य संग्रह या 8 काव्य संग्रह। तो उनके टोटल अभी तक प्रकाशित हुए हैं 7 काव्य संग्रह प्रकाशित किए गए हैं। प्रश्न 50 है हमारा, केदारनाथ सिंह जी का देहावसान कब हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई, सन 2000, सन 2015, सन 2018, सन 2016। तो उनकी मृत्यु हुई है सन 2018 में। क्या है, तो कविता को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा हम आपको बीच बीच में समझाते भी जाएंगे। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़वाही की तरफ से उड़ता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो किस तरीके से वसंत जब आता है तो लहर तारा और मडुवा डीही, ये जो 2 जगहों के नाम हैं बनारस के, वहाँ से किस तरीके से धूल के बवंडर उठते हैं और पूरे शहर की ज़बान में किरकिराहट हो जाती है। कहने का मतलब है बसंत आता है तो हल्की ड्राइनेस जो मौसम में आती है वो शुरू हो जाती है। जो है वह सुख बुगाता सा है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशव मेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में। एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों के कटोरों का चिटाव खालीपन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया कि जब बसंत आता है तो किस तरीके से लोग, क्योंकि उसी के टाइम से थोड़े से आध्यात्मिक कार्य शुरू हो जाते हैं, तो जो लोग हैं बनारस के वो दशमेव घाट पे जाते हैं। बहुत ही फेमस घाट है वहाँ का, वहाँ पे पूजा अर्चना होती है और वहाँ के पत्थर जो हैं वो लोगों के लिए नरम हो जाते हैं। नरम हो जाने का तात्पर्य है कि ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं। फिर है जो बंदर जो है सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं, वहाँ बंदर बहुत है, जो सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं उनकी आंखों में नमी आ जाती। नमी आ जाने का मतलब उनकी चमक आ जाती। लोग आएंगे तो उन्हें खाने पीने इन सब चीज़ों की मिलेगा। और उसी के हिसाब से जो भिखारी वहाँ पर बैठे रहते हैं उनका जो उनके कटोरे का जो खालीपन है वो भी अब दूर होने पर आ जाता है। यानी कि अब लोग आएंगे तो उनको वो भीख भी प्राप्त होगी। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शब्द ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इसी शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। तो भिखारियों के लिए क्यों? अब भिखारियों को भीख मिलेगा, उनके लिए तो वसंत तभी है
क्योंकि भाई पैसे प्राप्त होंगे तो तभी उनके लिए खुशहाली का समय शुरू होता है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि कभी तुमने देखा है कटोरों में वसंत का उतरना, अर्थात उन भिखारियों को पैसे मिलेंगे, खाने को मिलेगा, आपको कपड़े भी लोग दान करने आते, तो मतलब एक तरीके से आप देखेंगे कि उस समय उनके जीवन का अच्छा समय शुरू होता है। और इसी तरह खुलता है और बंद होता है ये शहर, मतलब यहाँ पे आस्था का केंद्र है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ आस्था से शुरू होती है और आस्था पे ही ख़त्म होती है। लोगों का दिन शुरू होता है मंदिरों पे दान दक्षिणा देते देते, वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं, वो आत्मसंतुष्टि पाते हैं, और जिन्हें दान दक्षिणा और खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वो भी खुश हो जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शब्द, जो बनारस है वहाँ पर जो है दाह संस्कार कहते हैं कि सीधे मुक्ति प्राप्त होती है। तो वहाँ पे दाह संस्कार के लिए बहुत शव आते हैं, हर एक गली से आते हुए वो गंगा नदी के तट पर वहाँ पर दाह संस्कार किए जाते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर बताई गई है। फिर है इसी तरह उन्होंने बताया है कि यहाँ पर हर एक चीज़ धीरे धीरे आराम से, यहाँ पे कोई भगदड़ नहीं है। कहने का मतलब एक जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर सभी कुछ आराम से चलता है, अपनी गति के अनुसार, धीरे धीरे धीरे, चाहे सुबह हो, शाम हो, लोग हों, हर एक मौसम हो, सब कुछ धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे व्यतीत होता हुआ धीरे धीरे खत्म होता है। यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने की सामूहिक लय है, दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, और इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी। ये है कि जो चीज़ यहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा नदी कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसी की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। तो अब यहाँ पर बताया हमने कि बनारस में हर एक चीज़ बहुत ही मध्यम गति से घटती है, यानी कि कोई जल्दी नहीं, कुछ नहीं, सभी कुछ इतने आराम के साथ घट रहा है। और इसी तरह इस पूरे शहर में हर एक चीज़, कोई कहते हैं ना, हम जल्दी में काम करते हैं तो कोई चीज़ क्या होता है, गिर जाती है, टूट जाती है, हिल जाती है। यहाँ पे जब आप अपनी गति से मध्यम मध्यम काम करेंगे तो कोई चीज़ ना गिरेगी, ना हिलेगी, ना टूटेगी। और इसी सब मध्यम गति में बरसों से तुलसीदास जी की खड़ाऊं यहीं बनारस में रखी हुई है। आपको कहीं नहीं, सैकड़ों वर्षों से, जब से बना क्या कहते हैं तुलसीदास जी थे यहाँ पर, तब से ये उनकी खड़ाऊं यहाँ पर अभी भी, आप अभी भी जाएंगे बनारस तो वहाँ आप उनके दर्शन कर सकते हैं। कभी साईं सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में है। तो कहते हैं यहाँ पे साईं सांझ बहुत होती है, मतलब शाम के समय जो संध्या गीत गाए जाते हैं वो हर जगह हो रहे हैं। आप जहाँ जाएंगे वहाँ सुनेगा। कभी आप एकदम कहीं और जाएंगे तो अचानक आपको आरतियाँ हर जगह, क्योंकि मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं यहाँ, बहुत घाट हैं, तो आपको हर जगह मंदिर में आरतियाँ होती। आप जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ आरती में जा सकते हैं। इसे अचानक देखो, अद्भुत इसकी बनावट। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये बनारस शहर एक्चुअल में क्या है, क्या है, ये आधा जल में है, क्योंकि गंगा नदी के तट पे है, लोगों की आस्था वहां पे है। आधा मंत्र में है, आस्था है तो मंत्रों का उच्चारण है। आप कभी बनारस को जल में भी देखोगे, मंत्रों में के उच्चारण में भी देखोगे, और कभी फूलों में, आस्था के फूल जो भगवान को चरणों में चढ़ाए जाते हैं, आप उनमें भी देख सकते हैं। आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में, अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। तो कहने का मतलब आप बनारस को देखेंगे, शिव की नगरी में भी देखेंगे, वहाँ आस्था के फूल चढ़ेंगे, उनके मंत्रोच्चारण में भी देखेंगे। आप गंगा नदी की आस्था में भी लोगों को यहाँ आते देखेंगे, यहाँ दाह संस्कार के लिए भी आते लोगों को देखेंगे, नींद में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है कहने का तात्पर्य है कि हर एक चीज़ बहुत आराम से चलती है। तो जो लोग विश्राम के लिए आते हैं वो भी यहाँ पर आप आते देखेंगे। शंख में है, शंख की आवाज़ के साथ मंदिरों में गूंजते देखेंगे। तो एक तरीके से ये आधा है भी और आधा भी। तो ये आधे का तात्पर्य यहाँ है कि एक्चुअल में बनारस इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। लोग यहाँ आते हैं और इन सभी चीज़ों का आनंद यहाँ उठाते हैं।
जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर, अब स्तंभ का मतलब होता है कि एक खंबा, पिलर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ स्तंभ के जरिए टिका है। स्तंभ किसका है? आस्था का, विश्वास का। लोग अगर आप मानते हैं तो ईश्वर है, नहीं मानते तो नहीं है। हमने देखा तो है नहीं ईश्वर को, मगर हमारी आस्था है कि ईश्वर है, हम पे भी एक परम शक्ति है, तो हमारे अंदर वो विश्वास है। तो उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये पूरा शहर एक तरीके से इन्हीं स्तंभों पे टिका है। स्तंभ मतलब ये शहर, भाई शहर कोई वस्तु थोड़ी ना है। शहर किन किन चीज़ों के लिए फेमस होता है? अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस होता है, हमेशा अलग अलग चीज़ों में। कोई शहर किसी चीज़ के लिए, अब जैसे आप मथुरा जाएंगे या वृंदावन जाएंगे तो वहाँ कृष्ण की भक्ति, रास लीला, वहाँ के पेड़े, वहाँ की लस्सी, आपकी सब कुछ, ये सब चीज़ें वहाँ पर, बांसुरी की लय, कृष्ण हर जगह दिखाई देंगे। इस तरीके से, उसी तरीके से अगर आप बनारस आएंगे तो वो शिव की नगरी है। वहां पर आप क्या देख रहे हैं कि वहां राख है, रोशनी है। राख का मतलब जो दाह संस्कार के बाद राख होती है, उसमें भी विश्वास है कि भाई जरूरी है बस शव तो कहीं पे भी जला दीजिए, लेकिन वहां ये हमारा विश्वास है, आस्था है कि यहाँ जलेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। तो वो उस एक विश्वास के जरिए ये बनारस टिका है। रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ है, वहां पर जब आरती होती है तो कितनी बड़ी बड़ी आरतियां होती हैं, तो उनके जरिए यहाँ पर टिका है। आग का स्तंभ है, यानी कि वो जो दाह संस्कार किया जाता है उसकी आग है। हवन कुंडों की आस्था की आग है, हर तरफ आग है। और पानी का स्तंभ है गंगा नदी आस्था का परम स्रोत है हमारा, तो हम उस पे भी हमारा विश्वास टिका है। धुएं हैं, खुशबू है आदमी के उठे हुए हाथों के, दुआ के लिए उठे, प्रार्थना के लिए उठे हाथों का एक विश्वास है। तो इन सभी के विश्वासों पर ये पूरा बनारस शहर टिका है। तो यहाँ स्तंभ का मतलब हो रहा है विश्वास, हमारा आस्था, ये सब मतलब होगा हमारा। यहाँ किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। गंगा नदी, बनारस शहर जहां इतनी आस्था है, गंगा नदी में सूर्य जो है वो डूब रहा है, डूबते सूर्य को ये पूरा शहर अर्घ देता है। ये पूरा शहर जो है इस आस्था पर टिका हुआ है, अपनी एक टांग, आस्था मतलब एक टांग पर टिका हुआ है, और वो अपनी दूसरी टांग, यानी कि यहाँ की आधुनिकता से वो अभी बेखबर है। आप अगर आस्था में आते हो तो आधुनिकता से कहीं अलग हो जाते हो। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि जब यहाँ पर हम आते हैं और आस्था में डूब जाते हैं तो हम आधुनिकता, अपने भाग दौड़ भरी जिंदगी से कहीं हट जाते हैं। तो वही एक टांग जो है वो अपनी दूसरी टांग से बेखबर है। तो इस तरीके से ये हमने आपको कविता समझा भी दी, थोड़ी सी पढ़ भी दी, हो गया। अब इसके सार को समझते हैं। क्या दिया है? बनारस कविता के रचनाकार प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। इस कविता में उन्होंने बनारस के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप का वर्णन किया है, मतलब प्राचीन भी और आधुनिक भी, पुराना और नया दोनों ही स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। बनारस एक सांस्कृतिक शहर है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यह शिव की नगरी तथा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर जो है शिव की नगरी माना जाता है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों में घंटों की गूंज, गंगा घाटों पर बैठे भिखारियों के खाली कटोरों में बसंत की मधुरता का आगमन बनारस कविता में अंकित है। तो किस तरीके से यहाँ पर जो है मंदिर हैं, घाट हैं, मंदिरों में गूंजते घंटे हैं, शंख हैं, भिखारी हैं, बंदर हैं, इन सब के बारे में यहाँ बताया है। किस तरीके से वो भिखारी, उनके कटोरों में बसंत उतर आया, मतलब बसंत से ही जो है हमारे यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, एक के बाद एक त्योहारों का आना शुरू हो जाता है। तो अब जब त्योहार आते हैं तो लोग आस्था के केंद्र मंदिरों में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पूजा अर्चना करेंगे तो भिखारियों को दान देंगे। इस तरीके से उनके कटोरों में बसंत उतरता है। कवि ने अपनी इस कविता में बनारस की प्राचीनता, आधुनिकता तथा आध्यात्मिकता का वर्णन किया है। प्राचीनता मतलब प्राचीन
आधुनिकता से भी लिए हुए है, आधुनिकता भी लिए है और आध्यात्मिकता भी लिए, सब कुछ इस कविता में उन्होंने बताया है कि बनारस में ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये कविता प्राचीन शहर बनारस के रहस्यों को खोलती है, जहां क्या बताया, तुलसीदास जी की खड़ाऊ है, साईं संध्या है। इस शहर में प्राचीन तथा पौराणिक, मिथकीय तथा दार्शनिक व्याख्या भी इस कविता में मिलती है। बनारस कविता भाषा संरचना में सरल है, किंतु इसके अर्थ में गहराई है। विवरणात्मक शिल्प के माध्यम से कवि केदारनाथ सिंह ने इस कविता में अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। तो जो हमने जो कविता आपको, अभी तो हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, जो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया था, उसमें इन सब के पीछे छिपे रहस्यों को भी हमने बताया था, क्या क्या रहस्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर वो हर एक चीज़ के साथ जो रहस्य जुड़े हैं, जो मिथकीय जैसे हमने आपको बताया कि इनके घाटों पर जो है दाह संस्कार करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वो बताया। यहाँ पर एक ये भी आस्था मानी जाती है कि यहाँ पर शिव जी का एक अश्रु गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ रुद्राक्ष जो कहते हैं ना, अश्रु जो होता है वो रुद्राक्ष होता है, तो इस वजह से यहाँ बहुत फेमस है ये। तो बहुत मिथकीय इसके साथ भी मिथिक जुड़े हुए हैं। तो ये सभी कुछ जो है अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी इसमें। तो ये हमारा एक छोटा सा सार था इस कविता में, हमें कवि ने क्या समझाने की कोशिश करी है। मेन है, अगर आप इसे लिखना चाहोगे तो प्राचीन बनारस, आधुनिक बनारस और आध्यात्मिक बनारस, इन सभी का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने इस कविता में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिनसे जुड़े मिथिक कहानियां भी हमारे सामने रखी हैं। ठीक है, अब इसी कविता से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। क्या है? प्रश्न संख्या 1 है, बनारस में मरने से मोक्ष मिलता है, इस मान्यता का विरोध करते हुए कबीर ने क्या कहा है? कि मतलब बनारस में अगर आप मरोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि आप जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाएंगे। इस चीज का विरोध कबीर ने किया। कबीर ने इसका विरोध करते हुए क्या कहा है? ये देखिए, कबीर का जन्म बनारस में हुआ, वो जीवन भर बनारस में ही रहे, किंतु बनारस में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नरक, इस बात को कबीर स्वीकार नहीं करते थे। वे अपनी मृत्यु के समय बनारस से मगहर चले गए। आप अगर कबीरदास जी की जीवनी को देखेंगे तो वो ताउम्र बनारस में रहे, लेकिन जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वो मगहर चले गए। ये मान्यता है कि मगहर में अगर आपकी मृत्यु प्राप्त होगी तो आपको नरक प्राप्त होगा, और इस चीज का विरोध करते हुए कबीर ने यही कृत्य किया कि मतलब हम नहीं मानते कि जो है हमको मोक्ष मिलेगा। हम जहाँ पे भी मरेंगे, इंसान तो जो भी मनुष्य मरेगा उससे तो उसके बाद उसके कर्म ही साथ देते हैं। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो भैया मोक्ष मिलना होगा, स्वर्ग मिलना होगा, नरक मिलना होगा, वो सभी उसके कर्मों पर ही डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बनारस जो नहीं है उसे कौन सी चीजें इस शहर में लाए हुए हैं, इस कथन आपका क्या आश्रय? इस कथन से आपका क्या आश्रय? जो ये बोला गया है कि जो चीजें नहीं हैं वो तब भी जो है वो बनारस को यहाँ पर लाए हुए हैं, यानी कि बनारस को यहाँ पर बनाए, बनारस की नहीं है लेकिन तब भी बनारस को बनारस बनाए हुए हैं। इस कथन से क्या मतलब है? तो हमने जैसे आपको बताया था वहाँ पर कि यहाँ पर जो चिताग्नियाँ जलती हैं, उसकी तपिश है, राख है, लोगों की आस्था में उठे हुए हाथ हैं, ये सभी बनारस को बनारस बनाकर रखती हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, बनारस बिना किसी स्तंभ के खड़ा है, यह चिता अग्नि की राख तथा उसकी ऊंची उठी हुई लपटों की रोशनी के स्तंभ के सहारे खड़ा है, अर्थात इन्होंने बनारस को कायम रखा है। ये आग, जल, धुएं, खुशबू तथा आदमी के उठे हुए हाथों से बने स्तंभों से खड़ा है। तो आग क्या हो गया? चिता अग्नि की आग हो गई, जल हो गया गंगा नदी का, धुआं हो गया अग्नि से उठने वाला धुआं, अगरबत्तियों से, धूप से उठने वाला धुआं और उन्हीं से उठने वाली खुशबू। आदमी, अब यहाँ पर आस्था है तो लोगों के हाथ उठते हैं भगवान से प्रार्थना के लिए। तो इन सभी को एक स्तंभ के रूप में बनारस को एक सहारा दिया हुआ है बनारस बनाने में। यह शहर किसी अलक्षित सूर्य को अर्घ देते हुए सदियों से गंगा के जल में एक टांग से खड़ा है, और ये शहर क्या है? सदियों से जो है वो सूर्य को अर्घ देता हुआ यहाँ पर खड़ा हुआ है। बनारस प्रतीक है आध्यात्मिकता का,
अपनी इन विभिन्न गतिविधियों से बनारस इस पृथ्वी पर स्थित है। तो इन सभी के कारण जो है बनारस यहाँ पर स्थित है। तो ये तो हो गई हमारी एक कविता इस पाठ की, बनारस। अब दूसरी जो कविता है वो है दिशा। बच्चे जो होते हैं उनसे अगर हम कोई चीज पूछे ना तो वो अपनी मासूमियत के साथ बहुत उत्तर देते हैं। तो ये कविता कुछ ऐसी ही है, पहले पढ़िए फिर समझते हैं। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। अब एक मासूम सा बच्चा जो है वो स्कूल के बाहर अपनी पतंग उड़ा रहा था। हमारे कवि वहां से गुजरे तो उन्होंने पूछा उसलिए उस बच्चे से कि भाई हिमालय किधर है। तो उसने, अब हिमालय का उसके लिए मतलब था कि बहुत ही ऊंचा पर्वत, वो ये नहीं जानता था कि किस दिशा में है। तो उसने सिंपल, अब इसको दिशा ज्ञान नहीं था, तो उसने सिंपल यही चीज कही कि जहां उसकी पतंग उड़ी जा रही है वहीं पर, क्योंकि पतंग उसकी बहुत ऊपर उड़ रही थी। तो उसे लगा कि जिधर हमारी पतंग जा रही है ऊंचाई पर, उधर ही जो है हिमालय है। और इसी मासूमियत के साथ हमारे कवि ने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। तो यहाँ बच्चों की नजर से बताया गया एक दिशा का ज्ञान, बच्चों की ओर से कि दिशा का उनको किस तरीके से ज्ञान है, वो सारी चीजें। तो अब इसका जो सार है वो क्या है। केदार सिंह जी ने अपनी कविताओं में मानवीय भावनाओं को चित्रित किया है। दिशा कविता में कवि ने संवाद शैली के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को सहजता से के साथ दर्शाया है कि मतलब एक बाल मन, एक बाल जो छोटे से बच्चों का जो मन होता है, दिमाग होता है, वो किस तरीके से सोचता है, समझता है, और वो इस चीजें हमको यहाँ पर बताई हैं। कवि किसी पतंग उड़ाते बच्चे से हिमालय की दिशा के बारे में पूछता है। बच्चा अपनी बाल सुलभता से बताता है कि उसकी पतंग जिस दिशा की ओर उड़ रही है हिमालय उसी ओर है, मतलब जिधर जो है पतंग उड़ रही है उसी तरफ हिमालय है। कवि को इस बात से आश्चर्य होता है, उसे लगता है मनुष्य अपने यथार्थ को अपने लक्ष्य से जोड़कर देखता है। अब इसको इन्होंने दूसरे साइड से कैसे बताया कि हम हमेशा क्या करते हैं, हमारा जो वर्तमान होता है हम इसमें नहीं जीते, हम अपने आने वाले भविष्य के लिए जुड़े रहते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला, हम प्रेजेंट मोमेंट जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते। तो यहाँ पर उन्होंने हिमालय की दिशा जो पूछी वो उन्होंने भविष्य की तरफ इंडिकेट किया, और दूसरी तरफ उन्होंने जो बच्चा पतंग उड़ा रहा था वो प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय कर रहा था। तो उन्होंने ये बताया कि हम अपने कभी भी अपने प्रेजेंट मोमेंट यानी कि पतंग उड़ाने की तरफ नहीं ध्यान दे रहे, हम ये सोचते रहते हैं कि आखिर ये पतंग जाएगी कहाँ, किधर जा रही है, किस दिशा में जा रही है, जबकि वो बच्चा क्या कर रहा था, वो प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय कर रहा था। तो मतलब हम अपने यथार्थ को नहीं जीते और अपनी भविष्य की चिंता में अपने प्रेजेंट मोमेंट को एकदम एंजॉय नहीं करते। तो ये चीज उन्होंने हमें इसके माध्यम से बताई है। बच्चे का यथार्थ उसका अपना है जो संसार के यथार्थ से अलग है। कवि ने बच्चे के भोलेपन से एक वृहत दर्शन के बारे में जाना। दिशा कविता छोटी है किंतु इसका भाव विस्तृत है, कविता की भाषा सहज है। तो यहाँ पर उन्होंने हमको क्या बताया, छोटी सी कविता है लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने समझाई है। जो प्रेजेंट मोमेंट है हमें हमेशा उसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमारा जो लक्ष्य है उसके यानी कि हमारा जो भविष्य है हम उसके चक्कर में पड़े रहे। अब इसी कविता से रिलेटेड हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है हमारा। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाह रहे, हम अर्थ नहीं पूछ रहे, भाव यानी कि फीलिंग। देखिए कई शब्द आते हैं, तात्पर्य, भाव, आश्रय, अर्थ, ये सारी चीजों का मतलब अलग अलग होता है। अर्थ मतलब जो लाइन लिखी है सिंपल इसका अर्थ आप बता दीजिए, वो अर्थ हो गया। तात्पर्य, तात्पर्य मतलब इसका क्या निकल सकता है, क्या मतलब निकल सकता है। आश्रय, आश्रय का मतलब ये हमको क्या समझाना चाह रहे हैं या इसके पीछे मतलब क्या और चीजें, मतलब होता है ना कभी कभी एक लाइन के पीछे कई अर्थ छिपे होते। तो मतलब ये लाइन तो उन्होंने लिख दी, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। अब इसके पीछे कुछ और मतलब भी हो सकता है, जैसे है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए,
टूटे तो गांठ पड़ जाए, दोबारा जुड़ना। तो यहाँ उन्होंने बात तो धागे की करी, मगर इसके पीछे वो क्या बोल रहे हैं, प्रेम के रिश्ते के बारे में। तो मतलब उसका दूसरा अर्थ है, वो कह कुछ रहे हैं मगर हमको समझाना कुछ और चाह रहे हैं। अब चौथा आता है भाव। भाव मतलब फीलिंग, इसमें क्या फीलिंग निकल के आ रही है, क्या चीज वो हमको समझा रहे हैं। तो हर एक चीज का मतलब अलग अलग होता है। जब ये सारी चीजें पूछी जाएं तो आप उसी हिसाब से उत्तर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो भाव है क्या है, कवि बच्चे से हिमालय किधर है का उत्तर पाता है। अब उन्होंने पूछा हिमालय किधर है, तो उसने उत्तर दिया किधर। बच्चे का उत्तर उसका यथार्थ था, यानी कि जो उसका प्रेजेंट है वो था। कवि मानता है कि उस बच्चे का यथार्थ बोध अपना है, यानी कि वो जो यथार्थ है वो उसका खुद का, सबका अपना अपना होता है। अगर हम यहाँ पर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ये यथार्थ है। आप वहाँ कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या सिस्टम पे बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ में कुछ स्नैकिंग कर रहे हैं, तो वो आपका यथार्थ है। मेरा यथार्थ यहाँ अलग है कि मैं आपको यहाँ समझा रही। तो हर किसी का अपना अपना यथार्थ अलग होता है। और छोटे बच्चे की तो अपनी ही एक अलग काल्पनिक दुनिया होती, तो उसका तो यथार्थ बिल्कुल ही अलग होगा। उसने किसी के यथार्थ बोध को अपनाया नहीं, मतलब उसने किसी और के प्रेजेंट को नहीं अपनाया। कहने का मतलब उसकी अपनी सोच थी कि हिमालय उसने अपने हिसाब से बताया, ना कि जितना सबने ये बताया कि हिमालय उत्तर दिशा में है तो उसने उत्तर दिशा नहीं बताई, उसने अपने हिसाब से बताया कि जिधर उसकी पतंग जा रही है उधर हिमालय है। तो वो उसकी अपनी सोच थी, वो अपना उसका वो जो जी रहा था उसने अपनी सोच के हिसाब से वो चीज बताई। उसकी पतंग काफी ऊंचाई पर अपनी उड़ान में है। हिमालय भी ऊंचाई का प्रतीक है, यह दुनिया की ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कवि बच्चे का यथार्थ हिम की ऊंचाई के रूप में परिभाषित करता है, यानी कि हमने जैसे कविता भी समझाई थी कि हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। तो बच्चे को ये नहीं पता कि किस दिशा में, उसने सिंपल ये बताया कि हाँ ऊंचा है, तो मतलब पतंग भी ऊंची है तो हिमालय भी ऊंचा है। तो उसने सिंपल ये बता दिया कि जिधर मेरी पतंग है उधर हिमालय है। तो सिंपल उसने ये चीज समझाई। वह कवि को उधर उधर उत्तर देता है। कवि बच्चे के यथार्थ बोध को मान्यता देता हुआ स्वीकार करता है कि बच्चे के मस्तिष्क में हिमालय का वास्तविक चित्त यथार्थ परक और उसके बाल मनोविज्ञान के अनुरूप है। कवि इस कारण हिमालय किधर है पर बच्चे के उत्तर में उधर उधर से संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बोला ना, मैं स्वीकार करता हूँ हिमालय किधर है, मतलब उन्होंने बच्चे का मनोविज्ञान और उसका यथार्थ बोध स्वीकार किया। अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। जैसे अब आप अगर बच्चे को आप एक खट्टी मीठी सी गोली दोगे, ठीक है, एक जो खट्टी भी है और मीठी भी है, आप उन्हें उसको खिलाया। अब आप उससे अगर उसका टेस्ट पूछोगे, कुछ अलग सा है, क्योंकि उसके लिए टेस्ट या तो मीठा है या खट्टा है या तीखा है। वो इन तीन टेस्ट से वाकिफ है बच्चा। लेकिन अब इन्हीं टेस्ट को आप मिला दोगे तो वो हर एक जगह वो वेरीफाई नहीं कर सकता, हर एक टेस्ट को नहीं पता। तब वो क्या बोलेगा, कुछ अजीब सा है, कुछ अलग अलग सा है, ऐसा कुछ बोलेगा। लेकिन अगर वही गोली हम किसी बड़े को खिलाएं तो वो क्या बोलेगा, खट्टी मीठी सी चटपटी गोली है। क्यों? क्योंकि वो उसके हिसाब से वो टेस्ट डेवलप है और वो सारी चीजें जानती हैं। तो यही चीज है बच्चे में और बड़े में, क्योंकि बच्चा ये नहीं जानता कि हिमालय किधर है। उसको इतना पता है कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उसने कहा उसकी पतंग उड़ रही है और उतना ही ऊंचा पर्वत होगा। तो ये बच्चे का यथार्थ यानी कि उसकी वास्तविकता है, और इसी को लेखक ने स्वीकार किया कि हाँ मैंने जाना उधर उधर हिमालय है, अर्थात बहुत ऊंचा है हिमालय। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दिशा कविता में कवि ने बच्चे से क्या पूछा, बच्चे ने क्या जवाब दिया। इस कविता में क्या पूछा गया था, हिमालय किधर है, तो उसी को आप लिखेंगे। दिशा कविता में कवि ने बच्चे से पूछा कि हिमालय की दिशा किधर है। वह बच्चा स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। बच्चे ने उत्तर दिया उधर उधर, जिधर उसकी पतंग जा रही है हिमालय उधर है। सिंपल सा आप यहाँ पे उत्तर दे देंगे। लेकिन जैसा इससे पहले वाला प्रश्न था, जहां भाव हो वहां आपको डिटेल में हर एक चीज बतानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो गया। आपको दो कविताएं थी, दोनों को हमने समझाया, साथ में सार और कुछ प्रश्नों को भी समझाया। इसके अलावा आपके सिर्फ हिंदी में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में आपके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आ रहे हैं। तो अगर इनको आप कहीं देखना चाहते हैं, या हिंदी के ही जो पहले हम करा चुके हैं या आने वाले हैं उनको अगर आप देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे,
जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम दिखेगा, आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वन शॉट रिवीजन आ जाएगा। इसे क्लिक करिए, आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप देख रहे हैं 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो आप क्लास 12th में यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आप देखिए सभी सब्जेक्ट्स दिए हैं। अब आप क्या करोगे, हिंदी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट हिंदी की आ जाएगी। तो जो भी आपके टेस्ट या एग्जाम में चैप्टर आ रहा है, आप उसे रिवाइज करना चाहते हो तो फटाफट आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि आपके एग्जाम्स अच्छे से जाएं। जैसे आप हमारा चैनल है magnetbrain.com, इसी तरह मैग्नेट ब्रेन का एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन हिंदी, जहां पर हिंदी मीडियम क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपकी पहचान में कोई भी है जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उन्हें ये चीज़ बताइए, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर सके और अपनी पढ़ाई को बहुत ही आसान बना सके। हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाने वाला सभी कंटेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से चूज़ करके हम लाते हैं, ताकि आपको एक अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल हम दे सकें। साथ ही ये सारा कंटेंट टोटली अरेंज्ड है पूरा। आप जैसे बुक में चीज़ों को आप क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज देखते हो, उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी सब कुछ अरेंज है। आपको एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक देखने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता। इजीली आप उसे फाइंड कर लेते हो। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।